आज की फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। चारों तरफ सिर्फ ज़ोंबीज का कब्जा है और ये ज़ोंबीज भी कोई आम ज़ोंबीज नहीं थे। ये चलती हुई गाड़ियों को पकड़ के रोक सकते थे और कुछ ज़ोंबीज तो ऐसे थे जो कि इंसानों की सोच से भी तेज सोचा करते थे। और इन ज़ोंबीज की दुनिया में बचने वाले सिर्फ हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि इन ज़ोंबीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान बच चुके हैं। और इन दो बचे हुए इंसानों में से लड़की का नाम एबिगेल है जिसके पेरेंट्स इस ज़ोंबी वायरस का शिकार हो चुके हैं। उसके साथ जो आदमी था उसका नाम जैक था और जैक ने ही एबिगेल की बचपन में ज़ोंबीज से जान बचाई थी। ज़ोंबीज से बचने के लिए पिछले 10 साल से एबिगेल जैक के साथ जंगल में रह रही थी। जैक ने इतने अच्छे से उसे ट्रेन किया था कि अब वो सिर्फ जंगल में रहती नहीं थी बल्कि ज़ोंबीज का शिकार भी बड़ी आसानी से कर लेती थी। 10 साल जंगल में गुजारने के बाद भी एबिगेल को इंसानों की काफी याद आती थी, लेकिन दूसरी तरफ जैक का पूरी तरह से इंसानों से भरोसा उठ चुका था क्योंकि जैक किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता था। उसे हर इंसान में ज़ोंबीज नजर आते थे। एक रात दोनों आराम कर रहे होते हैं और अचानक से जंगल में किसी की आवाज आती है। आवाज से जैक की आंख खुल जाती है और वो टॉर्च लाइट लेके देखने के लिए चला जाता है। अचानक से एक ज़ोंबी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैक जल्दी से उसे खत्म कर देता है। जैक अपनी जिंदगी के 10 साल ज़ोंबीज के अंदर गुजार चुका था और उसे पता चल चुका था कि अगर एक ज़ोंबी हमला करने के लिए आता है तो उसके पीछे उसका पूरा झुंड भी यहाँ तक जरूर आएगा। और बस सुबह की पहली किरण नजर आते ही जैक एबिगेल को जगा देता है और उसे कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। दोनों अपने घोड़ों पे बैठ के जंगल से निकलने लगते हैं। आगे बढ़ने पे एक ऊंची पहाड़ी पे एक जीप उन्हें नजर आ जाती है जिस जीप को ज़ोंबीज ने घेरा हुआ था और एक इंसान जो कि उनका मुकाबला कर रहा था। इस उजड़ी हुई दुनिया में जहाँ पे इंसान बिल्कुल खत्म हो चुके थे तो इन्हें यहाँ पे एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है और ये दोनों उस इंसान की मदद करने में लग जाते हैं। और उस इंसान को बचाने से पहले जैक के दिमाग में चल रहा था कि वो एबिगेल की ट्रेनिंग का टेस्ट लेगा और वो एबिगेल से गोली चलाने को बोल देता है। एबिगेल अपना निशाना तो रख लेती है लेकिन दबाव और डर की वजह से वो काफी घबरा जाती है। अपने निशाने पे वो ज़ोंबी को रख के गोली तो मार देती है, लेकिन उसके साथ साथ जिस इंसान को बचाना था गोली उस इंसान को भी लग जाती है और वो इंसान जख्मी होके वहीं पे गिर जाता है। ये देखने के बाद जैक काफी परेशान हो जाता है और जल्दी से दोनों उस घायल आदमी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी हालत इस कदर खराब थी कि अब उसे बचाना नामुमकिन हो चुका था। उस बेचारे जख्मी आदमी को तो ये दोनों बचा नहीं सकते और वो वहीं पे दम तोड़ जाता है। इसके बाद वो उसकी जीप में से कुछ जरूरी सामान निकाल लेते हैं। जीप में इनको कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं और कुछ कीमती हथियार भी मिल जाते हैं जो कि ये दोनों उठा लेते हैं। और वहाँ से जाते जाते उस मरे हुए आदमी के कीमती जूतों पे जैक की नजर पड़ जाती है। जैक जल्दी से उसके मजबूत जूते उतार के खुद पहन लेता है और अपने फटे हुए जूते वहीं पे फेंक देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक वहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि हथियारों से भरी होती हैं और वो इन दोनों को निशाना बना लेते हैं। और फिर जैसे ही उन लोगों की नजर अपने मरे हुए साथी के जूतों पे पड़ती है जो कि अब जैक ने अपने पैरों में डाले हुए थे, उन लोगों को शक हो जाता है कि जैक ने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मार दिया है। जैक उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो लोग जैक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और इन्हें मारने के लिए बंदूकें तान लेते हैं। लेकिन तभी उनकी टीम की एक प्रेग्नेंट औरत जो कि गाड़ी से बाहर आ जाती है और इन्हें रोकने की कोशिश करती है। और उसी वक्त जैक का घोड़ा जो कि काफी घबरा जाता है और जोर जोर से बोलने लग जाता है। इसका मतलब था कि यहाँ पे खतरा आ चुका है और बस कुछ ही सेकंड के अंदर चारों तरफ से हजारों की तादाद में ज़ोंबीज बाहर आने लग जाते हैं और उन पे हमला करने लग जाते हैं। ये ज़ोंबीज इतने तेजी में थे कि वहाँ से कोई भी चाह के भाग नहीं सकता था क्योंकि वो इन्हें भागने देने वाले अब नहीं थे। मजबूरी में आके सभी लोग अपने अपने हथियार निकाल के हमला कर देते हैं। ज़ोंबीज की तादाद इस कदर तेजी से बढ़ रही थी कि वहाँ पे खड़े हुए लोगों को वो जिंदा नोच नोच के खाने लग जाते हैं। इन 3 गाड़ियों पे आने वाले लोगों को ज़ोंबीज कुछ ही मिनटों में निगल जाते हैं और इसके बाद वहाँ पे चंद लोग बाकी बच जाते हैं। अब वहाँ पे चंद सेकंड और रुकना अपनी मौत को खुद दावत देने के बराबर था, इसीलिए एबिगेल जल्दी से प्रेग्नेंट औरत को गाड़ी में बिठाती है। उस औरत का हस्बैंड पहले से गाड़ी में मौजूद होता है। जैक जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और वो चारों वहाँ से बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो चारों यहाँ से जिंदा तो निकल जाते हैं। रास्ते में जैक उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इस वीरान इलाके में ज़ोंबीज के दरमियान क्या कर रहे थे। वो दोनों बताते हैं कि वो ज़ोंबीज से बच के एक सेफ जगह पे जाना चाह रहे थे जिस जगह का नाम शिप टाउन था क्योंकि वहाँ पे अभी भी जिंदा इंसान मौजूद हैं और ज़ोंबीज वहाँ पे नहीं जा सकते। सुनने में ये भी आया था कि शिप टाउन में खाने पीने का सामान, रहने की जगह और जिंदगी की सारी सहूलतें मौजूद हैं। और इन लोगों की बातों के दौरान गाड़ी
चलते चलते बंद हो जाती है और फिर चलने का नाम ही नहीं लेती। इसके बाद मजबूरी में अपना सामान लेके अब इन लोगों को आगे का सफर पैदल तय करना था। कुछ घंटे मुसलसल चलने के बाद वो लोग एक वीरानी सी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी और इमारतें अभी भी खड़ी थी। अंदर जाने के बाद जैक अच्छे से छानबीन करता है और उसे जब पता चलता है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है तो वो रात वहीं पे रुकने का फैसला करता है। फिर वो चारों अपनी मदद आप के तहत पे वहाँ पे आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं। काफी लंबे अरसे के बाद उन्हें शायद थोड़ी सी राहत की सांस आ चुकी थी। खाना खाने के बाद एबिगेल उस प्रेग्नेंट औरत से शिप टाउन के बारे में पूछना शुरू कर देती है। वो औरत बताती है कि वहाँ पे काफी ज्यादा इंसान जिंदा बचे हुए हैं और जो लोग वहाँ पे जिंदा बचे हुए हैं वो आने वाले इंसानों की मदद कर रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए उन्हें अपने साथ वहीं पे रख रहे हैं। ये सुनने के बाद एबिगेल की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, लेकिन जैक ये सुनने के बाद भी इंसानों पे भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और जैसे ही आधी रात होती है वो जगह जगह पे अलार्म और बॉम्ब फिक्स कर देता है ताकि जैसे ही कोई खतरा पास आए तो उन्हें पहले पता चल जाए। लेकिन इन बेचारों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी के पीछे पीछे इस बिल्डिंग तक पहुंच चुका है और वो खतरनाक ज़ॉम्बी अकेला नहीं था बल्कि अपने साथ वो अपना पूरा झुंड लेके आया था और सही मौके की तलाश में था। जैसे ही सुबह होती है तो हमें एबिगेल दिखाई जाती है जो कि छत पे बैठ के अपने बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। अचानक से सरसराहट की आवाज उसे सुनाई आने लग जाती है। अब वो सबको इस खतरे के बारे में बताना चाहती थी और जल्दी से नीचे उतरती है, लेकिन नीचे आते ही एक ज़ॉम्बी उसका रास्ता रोक लेता है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर की ओर भागने लग जाती है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए टेक्निक को यूज करती है और बड़े ही आराम से ज़ॉम्बी को ऊपर से नीचे गिरा देती है। जैसे ही ज़ॉम्बी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका झुंड उसे देख लेता है और फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज़ का झुंड बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है तो जैक के लगाए हुए जाल एक्टिव हो जाते हैं और जोरदार धमाके होने लग जाते हैं और बहुत से ज़ॉम्बीज़ के वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये चारों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जिस रास्ते से उन्होंने वहाँ से गुजर के जाना था एबिगेल समझ जाती है और उन्हें बताती है कि वहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट है, क्योंकि उसके डैड उसी एयरपोर्ट पे काम करते थे और वो जानती थी कि वहाँ पे कुछ न कुछ मदद के लिए इन्हें जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई छोटा मोटा प्लेन तो जरूर मिल जाना था। इसके बाद वो जल्दी से उसी एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी उम्मीद तो एकदम से टूट जाती है, क्योंकि वहाँ का पूरा रनवे खाली होता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वैरानी ही वैरानी नजर आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैक एबिगेल से कहता है मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद वो एक छोटे से गिराज की तरफ जाते हैं। जैसे ही गिराज खुलता है तो वहाँ पे उन्हें एक प्लेन मिल जाता है। अब यहाँ पे मसला ये था कि ये प्लेन काफी अरसे से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से ये चल नहीं सकता था, लेकिन डेविड उसको चेक करके कहता है कि अगर 15 से 20 मिनट मिल जाए तो मैं इसे चलने के काबिल बना सकता हूँ। डेविड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन बाकी लोग आसपास पे नजर रखते हैं और तभी उन्हें एक बड़ा झुंड ज़ॉम्बीज़ का रनवे की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगता है। ज़ॉम्बीज़ का ये तूफान बस चंद ही सेकंड में रनवे तक पहुंचने वाला था। वो जल्दी से सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और डेविड से कहते हैं कि तुम जल्दी इसको स्टार्ट करो। एबिगेल जल्दी से खुद कंट्रोल सीट पे बैठ जाती है, क्योंकि उसके डैड ने बचपन में उसे प्लेन के बारे में काफी कुछ बताया हुआ था, लेकिन वो बेचारी घबरा जाती है और ठीक से कुछ भी कर नहीं पाती और इतने में ज़ॉम्बीज़ रनवे तक पहुंच जाते हैं और अब टाइम काफी कम बच चुका था। ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार इस कदर तेज थी कि एक ज़ॉम्बी तो प्लेन के दरवाजे के साथ लटक जाता है। वो ज़ॉम्बी अंदर घुसने की काफी कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता। जैक जल्दी से टाइम रहते उस पे गोली चला के उसे वहीं पे मार गिराता है और इसी सब के दौरान एबिगेल प्लेन के कंट्रोल को समझ जाती है और जल्दी से वो प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही प्लेन उड़ता है वो लोग हवा में जाते हैं। वो लोग सुकून की सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब वो लोग बच चुके हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। चारों काफी खुश थे, लेकिन शायद इनकी ये खुशी अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। प्लेन के इंजन में से अजीब किस्म की आवाज आने लग जाती है और धुआं भी निकलने लग जाता है। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर जोरदार धमाके के साथ एक बड़े पेड़ के आगे इनके प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। ये लोग काफी जख्मी तो हो जाते हैं, लेकिन इन सभी की जानें बच जाती हैं। जख्मी हालत में जैसे ही चारों प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि अब आगे का सफर एक बार फिर से उन्हें पैदल तय करना होगा। जख्मी होने के साथ साथ चारों बुरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और आगे का सफर करते रहते हैं। कुछ देर आगे जाने पे उन्हें एक खाली स्टेशन मिल जाता है। वहाँ जाने के बाद चारों मिलके अच्छे से उसको चेक करते हैं और फिर एक रात वहीं पे गुजारने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल तक वो जगह बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ से सेफ थी। इसके बाद वो मैप निकालते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शिप टाउन अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका है। इसके बाद जैसे ही सभी लोग आराम करते हैं, मेगन यानी कि वो प्रेग्नेंट औरत जैक के पास आती है और
उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर तुम हमारी मदद ना करते तो आज हम लोग जिंदा नहीं बच पाते। उसका शुक्रिया सुनने के बाद जैक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे अपनी 10 साल पुरानी कहानी बताता है, जिसमें वो कहता है कि उसने अपनी वाइफ को खुद ही मार दिया था, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब ये वायरस फैला था तो उसकी वाइफ ज़ोंबी बन चुकी थी और फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन अपनी वाइफ को ही मारना पड़ा। वो कहता है कि अपनी वाइफ को मारने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था और उसके बाद मेरी लाइफ में एबिगेल आ जाती है। एबिगेल मेरे लिए काफी कीमती है, उसी की वजह से मेरे अंदर इंसानियत बाकी है। जैक मेगन से कहता है कि वो किसी सूरत में भी एबिगेल को खोना नहीं चाहता और वो इन सब की जान बचाने के लिए वो इन्हें शिप टाउन तक पहुंचा के ही दम लेगा। दूसरी तरफ हमें डेविड दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से टूट चुका था और अपनी गन से वो खुद को ही शूट करने वाला था, क्योंकि उसको लड़ाई के दौरान ज़ोंबी ने काट लिया था। उसका घाव छोटा होने की वजह से अभी तक वो पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना था, लेकिन उसे पता था कि जल्दी वो ज़ोंबी में तब्दील हो जाएगा। अगली सुबह चारों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें काफी अजीब लगने लग जाती हैं और उसका चेहरा भी पूरी तरह से पीला पड़ता जा रहा था। जैक को पूरी तरह से डेविड पे शक हो जाता है और वो बाकी लोगों से छुप के डेविड को साइड पे लेकर जाता है और जैसे ही उसकी पैंट ऊपर करता है तो वो समझ जाता है कि इसको ज़ोंबी ने काट लिया है। अब उसे यकीन हो चुका था कि डेविड ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला नहीं है, वो जल्दी ज़ोंबी बन जाएगा। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम कैसे मरना चाहोगे, अपने हाथों या मेरे हाथों। डेविड बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो वो फौरन खुद को खत्म कर लेगा। जैक की आंखों में ज़ोंबी बनने का डर हमें साफ नजर आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी वाइफ को खो देने का दुख था। जैक उसे कुछ नहीं कहता, उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो सफर शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और एक घर के सामने वो रुकते हैं। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो अचानक से एक तेज लाइट ऑन होती है और स्पीकर से आवाज आती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बंदूकें नीचे कर लो। इसका मतलब साफ था कि कोई इंसान इस घर में जिंदा मौजूद है। इसके बाद वो आदमी बाहर आता है, उनकी बंदूकें वहीं पे रखवा के उन्हें घर के अंदर लेके जाता है। घर के अंदर जाने पे ही पता चलता है कि ये आदमी एक साइंटिस्ट है। घर के अंदर काफी ज्यादा मशीनरी पड़ी होती है। साइंटिस्ट का कहना था कि वो सालों पहले यहाँ से भाग सकता था, लेकिन वायरस का इलाज ढूंढने के लिए वो इस जगह पे रुका हुआ है। इसके बाद वो इन सभी के सामने ढेर सारा खाना रख देता है। इतना अच्छा खाना इन्होंने पता नहीं कितने सालों बाद खाया था। चारों को काफी भूख लगी होती है और इतना अच्छा खाना देखने के बाद चारों ही खाने पे टूट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद साइंटिस्ट इनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आता है। काफी लंबे अरसे के बाद इन लोगों को एक पुरसकून माहौल मिलता है और ये लोग बड़े मजे से बैठ के अपनी बातें करते हैं और ज़ोंबीज को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट का दिमाग खराब होने लग जाता है और वो इनसे काफी अजीब बातें करने लग जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये वायरस काफी जरूरी है, क्योंकि अब इस दुनिया में वो ही जिंदा रहेगा जिसके पास काफी ताकत होगी। साइंटिस्ट का कहना था कि ये दुनिया इंसानों ने अपने लालच की वजह से तबाह कर दी है, लेकिन जो ज़ोंबीज होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख के लिए जिंदा रहते हैं। वो बहुत ही आराम से कह देता है कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबीज की ही होनी चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग उसकी बातें सुन के समझ जाते हैं कि इसका दिमागी तवाजुन बिल्कुल हिल चुका है। डेविड की तबीयत अचानक से खराब होती है। वो वॉशरूम में अपने आप को चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वेन्स पूरी तरह से काली पड़ती जा रही हैं और अब वायरस उसकी बॉडी में फैल चुका था। वो समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। इसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके साथी सभी वहीं पे बेहोश पड़े होते हैं। उस पागल साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसके बाद डेविड उस डॉक्टर पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी साइंटिस्ट के हाथ में एक डिवाइस होती है, वो उसको प्रेस करता है और डेविड अगले ही पल कमजोरी की हालत में जमीन पे गिर पड़ता है। और फिर वो साइंटिस्ट खुद ही बताता है कि उसने कई सालों की मेहनत से ये डिवाइस बनाई है और इस डिवाइस से वो सारे ज़ोंबीज को इजीली कंट्रोल कर सकता है। और यही वो डिवाइस थी जिसकी वजह से आज तक कोई भी ज़ोंबी साइंटिस्ट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और डॉक्टर को लगता था कि अब वो इस पूरी दुनिया का मालिक बन चुका है। इसके बाद जैसे ही इन चारों को होश आता है तो ये देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इनको एक जगह पे बंद कर दिया है और वो इन्हें अपनी वाइफ से भी मिलवाता है। लेकिन उसकी वाइफ अब इंसान नहीं थी, वो पूरी तरह से एक खौफनाक ज़ोंबी बन चुकी थी और साइंटिस्ट ने उसे एक लोहे के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो इंसानों का शिकार करके अपनी ही बीवी को खिला देता था। और इस साइंटिस्ट के हाथ में जो ज़ोंबीज को कंट्रोल करने वाली डिवाइस थी वो भी उसने अपनी वाइफ पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही तैयार की थी। अब जैसे ही वो अपनी वाइफ के पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी वाइफ पहले उसी पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिवाइस का इस्तेमाल करके उसको अपने काबू में कर लेता है। और फिर उसकी वाइफ भूख से मर रही होती है और वो पागलों की तरह उन पे अटैक कर देती है, लेकिन जैक उसे टांग मार के पीछे की ओर गिरा देता है। और अब यहाँ पे डेविड के अंदर वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है, जिस वजह से डेविड
की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी रस्सियां तोड़ देता है और जल्दी से सभी लोगों को आजाद कर देता है। जैसे ही यहाँ पे हालात खराब होते हैं, साइंटिस्ट सबसे पहले अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद ये चारों भी अपना सामान लेके घर से बाहर निकलते हैं। इन चारों की किस्मत अच्छी थी कि घर से बाहर आते ही इन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी सामने खड़ी हुई मिल जाती है। चारों गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से जंगल की ओर निकल जाते हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत ही सिरफिरा था। वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करता है और सभी ज़ोंबीज को गाड़ी के पीछे लगा देता है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ोंबीज गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। जैक काफी स्पीड से गाड़ी भगाता है लेकिन फिर भी ज़ोंबीज को रोक नहीं पाता। लेकिन जंगल के बीचों बीच आगे रास्ता उन्हें बंद मिलता है, जिसकी वजह से अब जंगल में ही उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है और आगे का रास्ता पैदल तय करना होता है। ज़ोंबीज इनके पीछे एक बार फिर से पड़ चुके होते हैं और डेविड भी समझ जाता है कि अब वो ज्यादा देर ठीक नहीं रह सकता। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो यहीं पे रुक के ज़ोंबीज को रोकेगा, क्योंकि वो चाहता था कि बाकी लोगों की जान बच जाए, स्पेशली उसके आने वाले बच्चे की भी। लेकिन मेगन उसकी वाइफ उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें आने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। अब डेविड जंगल में रुक के बहुत ही बहादुरी से ज़ोंबीज का मुकाबला करने लग जाता है और दूसरी तरफ जैक उन दोनों को लेके आगे बढ़ता रहता है। काफी भागने के बाद आखिरकार उन्हें वो पॉइंट मिल जाता है और इंसान नजर आ जाते हैं जहाँ तक उन्होंने पहुँचना था। एबिगेल जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है और जैसे ही वहाँ बैठे लोगों को इनके बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से ज़ोंबीज का मुकाबला वहाँ पे बैठे बैठे करने लग जाते हैं और गोलियों से ज़ोंबीज को मारने लग जाते हैं। और फिर उनकी मदद के लिए एक बोट भेजी जाती है। वो तीनों उस बोट में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में वो शिप टाउन पहुँच जाते हैं। और फिर एकदम से जब ज़ोंबीज गहरे पानी को देखते हैं तो वो वहीं पे रुक जाते हैं और इंसानों का पीछा छोड़ देते हैं। ज़ोंबीज तो वहीं पे खड़े के खड़े रह जाते हैं पानी की वजह से। और जैसे ही वो दूसरी तरफ शिप टाउन पहुंचते हैं तो उनकी जान में जान आ जाती है। दूसरी तरफ कुछ देर के बाद ही मेगन की हालत काफी खराब होने लग जाती है, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का टाइम काफी करीब आ चुका था। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद थे। इस सब के बाद हमें एबिगेल दिखाई जाती है, जो कि शिप टाउन को देख के काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े जहाजों को जोड़ के एक छोटी सी बस्ती बनाई गई थी। शिप टाउन पे चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। बच्चे बहुत ही मजे से खेल रहे थे और यहाँ की जिंदगी काफी नॉर्मल दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर आती है और वो जैक को बताती है कि मेगन की बेटी पैदा हुई है, लेकिन मेगन काफी खतरे में है, उसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर साफ साफ लफ्जों में ये भी बता देती है कि मेगन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। इसके बाद जैक फौरन से उसके पास जाता है और उसकी बेटी को अपनी गोद में उठाता है। वो जैक से कहती है कि मेरे बाद तुम्हें ही मेरी बेटी का ख्याल रखना होगा, और वो चाहती थी कि उसकी बेटी भी एबिगेल की तरह बहादुर बने। मेगन की बातें सुनने के बाद जैक की आंखें काफी नम हो जाती हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे अपनी वाइफ काफी याद आने लग जाती है। दूसरी तरफ सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें एबिगेल दिखाई जाती है, जो कि इस नई जिंदगी को काफी एंजॉय कर रही थी और वहाँ पे उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एबिगेल अपने नए दोस्त के साथ काफी खुश होती है और फिर उसका वो ही दोस्त एक अलग से कैबिन में चला जाता है। एबिगेल भी उसके पीछे वहीं पे चली जाती है और वहाँ का नजारा देख के परेशान हो जाती है। वो पूरा केबिन तारों और बम ब्लास्ट की चीजों से भरा हुआ था। वहाँ पे एबिगेल को एक बटन भी नजर आता है। वो उसको प्रेस करने लगती है, लेकिन वो लड़का घबरा के उस बटन को उसे टच करने से रोक देता है और वो एबिगेल को बताता है कि शिप टाउन के चारों तरफ बॉम्ब फिक्स किए गए हैं। बॉम्ब इसलिए यहाँ पे फिक्स किए गए थे कि अगर ज़ोंबीज यहाँ पे आ जाते हैं तो इंसान सीक्रेट रास्ते से निकल जाएंगे और शिप टाउन को वो यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे, ताकि वायरस आगे ना फैल सके। दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट दिखाया जाता है, जो कि दूसरे किनारे पे खड़ा होके इंसानों की इस बस्ती को देख रहा होता है और गुस्से से पागल होता है कि उन्होंने उसके सारे ज़ोंबीज मार दिए हैं। साइंटिस्ट इंसानों को खत्म करके पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। वो फिर से ज़ोंबीज को अपने कंट्रोल में करता है और पानी के जरिए वो शिप टाउन तक अब ज़ोंबीज को पहुंचा देता है। अब पानी भी शिप टाउन को बचा नहीं सकता था। दर्जनों ज़ोंबीज पानी के जरिए शिप टाउन तक पहुंच जाते हैं और इंसानों को कच्चा खाने लग जाते हैं। अब मिनटों में पूरा शिप टाउन ज़ोंबीज से भर जाता है। लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और आधे से ज्यादा लोग तो ज़ोंबीज का शिकार हो जाते हैं। जैक यहाँ के हालात देख के काफी परेशान होता है और उसकी जबान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होता है और वो नाम था एबिगेल का। वो हर तरफ एबिगेल को ढूंढने लग जाता है। चारों तरफ तबाही फैल चुकी थी और जैक को अभी तक एबिगेल नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ हमें एबिगेल दिखाई जाती है, जो कि ज़ोंबीज का मुकाबला बड़ी बहादुरी से कर रही थी। शिप टाउन पे इतना खतरनाक हमला हो चुका था कि ज़ोंबीज कंट्रोल होने में आ ही नहीं रहे थे और ज्यादा ज़ोंबीज की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब लोगों के पास आखिरी प्लान बच चुका था। आखिरी प्लान वही सीक्रेट बॉम्ब ब्लास्ट था और अब उसको एक्टिव करने का टाइम आ चुका था, जो कि एबिगेल ने उस केबिन के अंदर देखा था। लेकिन खतरे की बात ये थी कि काफी ज्यादा लोग अंदर छुपे हुए थे। अगर ब्लास्ट होता तो उन सारे लोगों की जानें जा सकती थी। दूसरी तरफ साइंटिस्ट, जो कि अपनी डिवाइस के
बलबूते पे काफी खुश था और अब वो इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, इंसानों का खात्मा करके। लेकिन एकदम से ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड इकट्ठा होकर डॉक्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है, क्योंकि अब डॉक्टर की वो डिवाइस काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर पाता था। डिवाइस वहीं पे रुक जाती है और ज़ॉम्बीज़ की बड़ी तादाद उस पे टूट पड़ती है और अगले ही पल उसे नोच नोच के कच्चा खा जाते हैं। जो आदमी आज तक इस दुनिया के लालच में ज़ॉम्बीज़ के हाथों इंसानों का शिकार करता आया था, आज उसी के ज़ॉम्बीज़ उसी का शिकार करके उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। खतरा इस कदर बढ़ चुका था कि इंसानों की तादाद बिल्कुल कम हो चुकी थी। इसीलिए जैक और एबिगेल सारे इंसानों को सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालते हैं और एकदम से वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर देते हैं और अगले ही पल पूरा शिप टाउन धमाकों से लरस उठता है और एक एक करके पूरा शिप टाउन तबाह होता जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ इसी आग के अंदर जल के राख हो जाते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि मुट्ठी भर लोग बाकी बच जाते हैं और एबिगेल उस छोटी बच्ची को लेके एक नई जिंदगी शुरू करती है। अभी भी पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ से भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उसी सहारे पे ये एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।